हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? राहुल, मंजीत, गुड आफ्टरनून। संजू, रमनदीप, कुलबीर, अनुभव, वंशिका, रमनदीप, रिमझिम, वृंदा, अनु, अमितेश्वर, वेदांत, स्पर्श, प्रियंका, तमन्ना, हिमांशी, साक्षी, मधुर। हाँ जी रिमझिम, ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। पलक, मुस्कान, आभा, हरमन, रितिका, संचय, महक, आशना, श्रेया, अक्षता, मुस्कान, रितिका, सिमरन, दिव्यांशु, गगनदीप, हरमन, सुरेश, सचिन, कुसुम, आज बहुत बचे, दिपेश, तस्लीम, कौशल, प्रीति, शिवानी, भारत, मयंक एंड शिखा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड धारनी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वेल, कैसे हो आप सब? ठीक है, चलो वेलकम अबोर्ड रितिका। न्यू स्टूडेंट, ओके। It's Soga. You need to check that, Shika. Okay, 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 fine. Right. All right. So we are starting with Monday को सब motivation. अच्छा चलो ठीक है. So we are starting with new subject. That's why the rush is there. अच्छा. So new students भी आ गए ना. Okay, yeah. We are starting with the new subject. Soga Sales of Goods Act. Okay, 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 okay. Karnataka Judiciary. ठीक है जी. Welcome aboard. Akshata. Akansha. Good morning. Morning, 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 everyone. Okay, so let's see this. We will be starting with Sales of Goods Act. कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एंड सबसे पहले टू थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्ट. सोगा लगता आसान है, बट दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ अ सब्जेक्ट जिसमें आप कहानियां बता सकते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट की, आप कहानी नहीं बना सकते हैं, ठीक है? टू द पॉइंट ही इसमें आंसर्स होंगे. उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ये है दैट द टेक्स्ट इज नॉट अवेलेबल इजीली, ठीक है? जैसे सपोज हमें कोई टॉपिक की ज़्यादा एलैबोरेशन, कोई चीज़ कम समझ आ रही है तो वी रश टू द बुक्स, वहाँ से समझ आ जाती है चीज़, ज़्यादा कुछ लिखा होता है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है. बट दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट अवेलेबल विद सोगा, ठीक है? तो कोशिश करो कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लास में ही क्लियर क्लियर करने की.
एंड दिस विल डेफिनेटली कंप्लीट द होल सर्कल। एक्चुअली आईसीए आप कर रहे हैं मेरे साथ, इमूवेबल एंड मूवेबल के अंदर टीपीए भी आपने किया है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन ट्रांजेक्शन, दैट इज सेल, और वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अब सब्जेक्ट्स पकड़ते जाएंगे ना, आपका जो वो सारा सर्कल है वो कंप्लीट होता जाएगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इधर उधर मिसिंग जो होती है वो कंप्लीट होती जाएगी। सो दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, दूसरी चीज, आई विल बी डिक्टेटिंग इन द क्लास। ठीक है, उसकी तो चलो कोई है नहीं हमें टेंशन। टेक्स्ट बुक्स अगेन आई एक्चुअली गॉट द मैसेजेस कि कोई टेक्स्ट बुक्स भी क्लास में, शायद नए बच्चे हैं आप में से काफ़ी, कोई लेके आनी है क्लास में, द आंसर इज नो। बाकी फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, I'll give you the dictation. If you're not satisfied, you can refer to the textbooks. ठीक है, बट द चॉइस इज योर्स। बट उससे भी वो स्टेप करने से पहले भी एक बहुत बड़ा स्टेप हमें करना होता है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड राइट डाउन द डिक्टेशन एंड रिवाइज दोज नोट्स। जब वो हो जाएगा कि बचा ही नहीं है किताबें, आपने मतलब फटने वाला हालत हो गया कि आपने सारा पढ़ लिया है, फिर आपकी इच्छा है आप एक दिन अपना विजिट टू द बुक स्टोर जरूर रखें, एंड देन यू मे सर्च दोज बुक्स वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी। ठीक है, ऑल राइट। सोगा मुश्किल है, सोगा पहले दिन इरिटेट करता है। ठीक, हो सकता है 2-4 दिन तक मैं भी आपको अच्छी ना लगूं। ठीक है, आई एम गिविंग द डिस्क्लेमर बिकॉज दिस हैपेंस यूजुअली, राइट? यू स्टार्ट डिसोनिंग मी, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, कोई है ही नहीं, जानते ही नहीं इनको ये है कौन, बट देन इवेंचुअली थोड़ा सा ठीक बन जाता है इसके साथ। ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड है, मुझे भी थोड़ा सा एक टाइम लगता है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट दिस, क्योंकि आई एम डूइंग टीपीए विद यू, कॉन्ट्रैक्ट विद यू, उसमें कहानियां बना बना के तो चलो समझ आ जाती है बात, बट स्टिल कुछ ना कुछ चीजें मुझे हाफ हैजर्डली एब्सर्डली शुरू करनी पड़ेंगी बिकॉज आई हैव टू डील विद दैट टॉपिक। जस्ट गिव दिस सब्जेक्ट अ टाइम, मे बी 4 or 5 लेक्चर्स, देन यू विल से आराम से। ओके आपका कोई डाउट और? कुछ नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। All right. So, whenever we talk about Sales of Goods Act, we know that two things we need to understand. First, sale क्या होता है, right? और दूसरा, movable property क्या है। जब हमें movable property समझ आएगी, only then we will be able to understand कि goods क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बहुत छोटा सा टॉपिक पकड़ रहे हैं यहाँ पे, गुड्स। ओके, सेल वी नो दैट इट्स ऑलवेज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, और सेल हमें पता है, जब वर्ड ही सेल आ गया तो दैट मीन्स कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, कंसिडरेशन आप आईसीए के अंदर बेसिक रूल्स आपको पता होंगे, कंसिडरेशन किस तरीके की होनी चाहिए, एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, राइट? दूसरी चीज, कंसिडरेशन इन एडुकेट हो सकती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लाखों की चीज आपने सिर्फ नॉमिनल 1000 में बेच दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम ज्यादा डजेंट मैटर, बट हाँ कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। ठीक है, सेल जब हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब सिंपल है, ये होता है कि जो आपका है आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, मतलब एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। ठीक है, तो आज के बाद, पहले हम टीपीए के अंदर क्या रूल था, अब एक रूल हमारा चेंज हो गया। वेन एवर आई यूज टू टीच यू प्रॉपर्टी, या जब भी मैंने वर्ड यूज किया प्रॉपर्टी का, तो आपके दिमाग में रहता था कि यहाँ शायद मैम लिमिटेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ टीपीए नहीं पढ़ा, उसको हम कैसे देखते हैं हमेशा, कि जो एक प्रॉपर्टी होती है ना, उसका डुअल मीनिंग होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू से कि जो इस प्रॉपर्टी का ओनर होगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव द बंडल ऑफ राइट्स। ठीक है, जब कोई ओनर होता है उसके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। फॉर एग्जांपल वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी कर सकता है। ठीक है, स्टिल द ओनरशिप स्टेज विद दैट पर्सन, राइट? वो प्रॉपर्टी को लीज भी कर सकता है, स्टिल द ओनरशिप स्टेज विद दैट पर्सन। ठीक है, तो मतलब एक जो प्रॉपर्टी है, डिपेंड करेगा कि आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस वर्ड को यूज करें। इट हैज अ डुअल मीनिंग, इट हैज अ डुअल पर्पस। ठीक, इफ आई से A is in possession of B's property,
ठीक है, इससे आपको दो चीजें समझ आती हैं कि ये प्रॉपर्टी बी की है, मतलब बी की ओनरशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड है बीज प्रॉपर्टी, दिस सजेस्ट ओनरशिप। ठीक है, पर मैंने कहा ए इज इन पोजेशन, तो मतलब उस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा जो राइट है, उस प्रॉपर्टी के अंदर एक छोटा सा जो इंटरेस्ट है वो किसके पोजेशन में है, ए के। और मैंने राइट तो बता ही दिया, पोजेशन, तो मतलब एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे ये एक्स प्रॉपर्टी है, इसके अंदर दो लोगों के राइट है, एक ए है और एक बी है। ए का राइट थोड़ा सा छोटा है क्योंकि उसके पास सिर्फ पोजेशन है, जैसे आपका टेनेंट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड इंटरेस्ट, छोटा सा राइट है उसका, उसका राइट सिर्फ टू इंजॉय है, राइट टू पोजेस है, तो इसका हो गया लिमिटेड इंटरेस्ट। और बी आपसे पूछा जाता है, आप कहते हैं द पर्सन इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट, तो वो हो गया एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो राइट टू इंजॉय है ये एक ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो है बी ओनरशिप, ये बी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो इफ आई यूज अ स्टेटमेंट दैट A's property is to enjoy the property, ठीक है, इसका मतलब क्या है, he is only having one small interest, that is right to possession, right to enjoy। ठीक, but if I say that uh, B is the owner of the property, ठीक है, तो दैट मीन्स आई एम यूजिंग दिस इन अ वाइडर एक्सप्रेशन, उस प्रॉपर्टी का मतलब दैट मीन्स बी के फेवर में बंडल ऑफ राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सपोज ऐसा ही बी ने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को इसके ऊपर लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, और इस प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी दे दिया बैंक को। यहाँ पे फिर बी विल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट उस प्रॉपर्टी में से एक छोटा हिस्सा दे दिया है बैंक को, तो वो बैंक के लिए भी एक इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस वाज ओनली विद रिस्पेक्ट टू कि हम प्रॉपर्टी को ट्रीट कैसे करते हैं। बट जब हम सोगा पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका बेस ही सेल है, सो वेन एवर आई एम यूजिंग द वर्ड प्रॉपर्टी हेयर, what does it mean, limited interest or the absolute interest, always the absolute interest। ठीक है, तो हमेशा हम क्या कहते हैं कि जब भी हम वर्ड सोगा के अंदर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लाइक इफ आई से ए हैज ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बी, ये सोगा के अंदर स्टेटमेंट यूज होगी। इसका मतलब क्या होगा, ए हैज ट्रांसफर्ड द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू बी। प्रॉपर्टी वर्ड हमेशा ओनरशिप लेके जाना है सोगा के अंदर, क्योंकि द ट्रांजैक्शन इज सेल। क्लियर हो गया। वैसे प्रॉपर्टी के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लिमिटेड इंटरेस्ट मतलब डुअल मीनिंग, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, बट हमारे लिए इन सोगा ओनली वन मीनिंग इज देयर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और जिस पर्सन के फेवर में हम कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, मतलब गुड्स के अंदर जो प्रॉपर्टी राइट है वो दूसरा बंदा अब ओन कर रहा है। क्लियर, सो दैट मीन्स आई एम ऑलवेज टेकिंग इन सोगा द जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, आई एम नेवर टेकिंग द मीनिंग की कोई पर्टिकुलर मीनिंग है इसका, लिमिटेड इंटरेस्ट वाला मीनिंग है, कुछ भी नहीं, एक जनरल मीनिंग, दैट मीन्स ओनरशिप। ठीक, ओके, when we talk about sales of goods act, so we know that सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत गुड्स के बारे में जानना है। क्लियर, गुड्स जानने से पहले पहले तो हमने सेल को ट्रांजैक्शन के तौर पे थोड़ा सा देखना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस। जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तो आप सिर्फ इतनी सी चीज समझते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाना कैसे है। वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा गया है कि अगर गुड्स को लेके कॉन्ट्रैक्ट है तो ये बनेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो रही है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वहां पे कुछ नहीं है। जनरल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, फिर हम इन चीजों को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप टीपीए पढ़ते हैं, उसमें इमूवेबल एंड मूवेबल दोनों है, बट उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आ जाती हैं, उसमें आगे आपका सेल आ जाएगा,
ठीक है। अगर हम इमूवेबल देखते हैं, सेल है, मॉर्गेज है, लीज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है, राइट। और टीपीए में अगर हम मूवेबल की बात करते हैं तो उसमें आ जाएगा आपका एक्सचेंज, गिफ्ट, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम को यहाँ तो नहीं कंसिडर करेंगे मूवेबल में, बट वी अंडरस्टूड दैट दिस इज द अम्ब्रेला टर्म। जिसको ये नहीं समझ आ रहा, लेट इट बी, अभी करना भी नहीं है। मैं कराऊंगी गुड्स के अंदर कि एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं। आई एम ओनली ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन थिंग, दैट हर एक लेजिस्लेशन जो है वो अब आपका वोट, एक तरीके से आप कह सकते हैं आपकी डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गई है। आईसीए जनरली पढ़ लिया हमने कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं। फिर आप देखते हैं कि अच्छा मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे देनी है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है, एक्सचेंज करनी है, गिफ्ट करनी है, क्या करना है उसको, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लेजिस्लेशन डिसाइड होगी। अगर तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको पता है मुझे कुछ और नहीं देखना, मुझे सिर्फ आईसीए देखना है प्लस टीपीए देखना है, बस। और रजिस्ट्रेशन देखना पड़ सकता है साथ में, ठीक है। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, इफ आई से ए एंड बी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉपीराइट, शेयरिंग ऑफ कॉपीराइट, तो वो है तो मूवेबल प्रॉपर्टी, नो डाउट, बट वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आएगी। तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, आईसीए प्लस आईपी लॉज, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट है तो पेटेंट एक्ट, मतलब स्पेसिफिकेशंस। थी वो मूवेबल प्रॉपर्टी ही, बट सोगा के अंदर फिर से फॉल नहीं कर रही है, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट लॉज है, ठीक है। तो सोगा के अंदर सिर्फ एक कैटेगराइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी आती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, विच इज गुड्स। अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जो सब्जेक्ट मैटर है ट्रांजैक्शन का, अगर तो वो गुड्स है, ओनली देन इट विल बी आईसीए प्लस सोगा, ठीक है। और अगर सेल हो रहा है तो भी, तो मतलब बहुत ही नैरो स्कोप है, गुड्स होने चाहिए और सेल हो रही है, ठीक है। लीज हो सकते हैं गुड्स, अजीब सा कॉन्सेप्ट है, लीज तो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, तो बात नहीं बनेगी। प्लेज, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से एक्चुअली, कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को हम मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं, राइट, तो फिर क्या कर सकते हैं, उसको प्लेज कर सकते हैं, वो आईसीए में है, ठीक है। तो हमेशा जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें सब्जेक्ट मैटर आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, ठीक। और उसके बाद हमें पता चलता है कि इसके साथ साथ लॉज कौन से लगेंगे। क्लियर हो गया। पेपर में ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि ये ट्रांजेक्शन है पार्टीज के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बताओ कौन से लॉज अप्लाई होंगे। द पेपर विल बी मच बियॉन्ड दैट। बट जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, आपको सारा पता होना चाहिए दैट व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू दिस एक्ट। क्लियर है, ठीक है। तो इफ वी आर facing any issue with respect to the contract between two parties, subject matter is goods, and then there is sale happening, so then it will be ICA and SOGA, ठीक है। हमेशा ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग एक्ट चेंज होता रहेगा। डन, ओके। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो पहले आईसीए का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है अभी तक वहां शायद नहीं पहुंचे, अभी कॉन्ट्रैक्ट टू स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, आईसीए बहुत वाइडर है, इसके अंदर 72 का ये लॉ है, सारी प्रोविजंस थी उसमें, सेल की प्रोविजंस थी, सेल ऑफ गुड्स की। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वी वांटेड वन कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि ये भी एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, ठीक है। जैसे सपोज आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, राइट, आप एक रिटेलर से खरीद रहे हैं, रिटेलर होलसेलर से खरीद रहा है। सो हर एक स्टेज के ऊपर जो है वो एक ट्रांजेक्शन हो रही थी, सेल ऑफ गुड्स बहुत प्रेवलेंट है और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी है। सो देयरफॉर अ नीड वाज फेल्ड, एक्चुअली इंग्लिश, इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश लॉ ऑफ गुड्स आया था, जिसमें सारी सेल कवर की गई थी, उसी के बेसिस के ऊपर ये हमने बना दिया। तो हम जो अभी का एक्ट पढ़ रहे हैं, दिस इज द एक्ट ऑफ 1930, ठीक है। इसका पहले नाम हुआ करता था वही इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 30 के अंदर जो पास किया, इंडियन वर्ड इसलिए अटैच कर दिया था कि पता चल जाए कि इंग्लिश लॉ और है और ये वाला लॉ जो है वो इंडिया के ऊपर अप्लाई करता है।
बाद में जब हम आजाद हो गए हमने कहा कि अब अलग से वर्ड इंडियन यूज करने की जरूरत नहीं है, एक ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, वो पता है, दैट इज एप्लीकेबल ओवर द कंट्री। ठीक। आईसीए से इसको बाहर निकाल दिया गया, तो हमने एक सेपरेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन बना दिया। ठीक। सपोज अगर आईसीए का ही ये पार्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और उसी में से सोगा निकला है, तो पेरेंट एक्ट कौन सा होगा? हमेशा आईसीए, ऑलवेज। चाहे आप टीपीए पढ़ रहे हैं, चाहे आप सोगा पढ़ रहे हैं, आईसीए हमेशा पेरेंट एक्ट ही रहेगा। सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि इन सारे एक्ट्स के अंदर अगर जैसे आपको पता चल गया कि सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट सही बना है, एज अ जज आपके पास कोई भी ऐसा मैटर आया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे ना, कि ऐसा चलेंगे कि पहले मैं ये देख लेता हूँ व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज, पर मैंने वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेक ही नहीं किया। तो जब मैंने ये देख लिया कि सेलर का राइट ये, बायर का राइट ये, ओहो बाद में पता चला कि वैलिडिटी तो पहले चेक कर लेते। तो हमेशा हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, राइट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आया उसकी इंटरप्रिटेशन अगर आपको करनी है, और अगर दूसरी पार्टी ने कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है जो भी, तो आप पहले आईसीए के अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को चेक करेंगे। जब वहां से आपको यस मिल गया कि सब कुछ सही है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या नथिंग एट ऑल, द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटली वैलिड, कोई भी पार्टीज जो है वो माइनर नहीं है, ठीक है, दोनों पार्टीज केपेबल हैं, राइट, अनसाउंड माइंड की कोई पार्टी नहीं है, तो ये सारा कहाँ से चेक हुआ? ये सारा आईसीए के अकॉर्डिंग चेक हुआ। उसमें सोगा में तो कुछ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट करना कैसे है, तो हम प्रिज्यूम क्या कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, मतलब वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, वैलिडिटी, एक्सेप्टेंस ऑफर एंड ऑल दैट, वो सब हो चुका है, एवरीथिंग इज डन, राइट। अब आप तो बस एक ट्रांजेक्शन के अंदर बढ़ गए, आपको करना था गुड्स को बेचना था, तो उसके अकॉर्डिंग देन वी सी द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर एंड बायर। यही कोई कॉन्ट्रैक्ट होता सेल ऑफ इमूवेबल, तो हम सोगा को देखते भी ना, वी वुड हैव गॉन टू टीपी, वहां देखते हैं व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सेलर एंड बायर, राइट, और साथ में शायद रजिस्ट्रेशन भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। गुड्स के अंदर हम हमेशा सेल ऑफ गुड्स के अंदर वी ओनली रेफर टू टू एक्ट्स, आईसीए एंड सोगा। इसमें रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना कंपलसरी है ही नहीं, इसलिए, राइट। टीपीए के साथ इसलिए लगाते हैं क्योंकि कुछ कुछ ट्रांजैक्शन के अंदर वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सो वी विल बी रेफरिंग ओनली टू आईसीए एंड सोगा। दूसरा सवाल, जनरली क्या सोगा एग्जॉस्टिव है? कैसे हो सकता है? अभी तो बताया आईसीए इज द पेरेंट एक्ट, तो एक्ट वैलिड है या नहीं ये तो सोगा आपने रेफर भी नहीं किया इस चीज को, आपने तो सारा आईसीए रेफर कर दिया, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। जो वर्ड्स आईसीए के अंदर डिफाइंड नहीं है, सॉरी जो वर्ड सोगा के अंदर डिफाइंड नहीं है, फॉर दैट वी कैन टेक द मीनिंग फ्रॉम आईसीए। क्लियर? ओके, दूसरी चीज, व्हाट टाइप ऑफ लॉ इज इट सब्सटैंटिव और इट इज अ प्रोसीजरल लॉ? सब्सटैंटिव, ठीक है, बिल्कुल सब्सटैंटिव है। वो कह रहे हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ये लो सेलर के राइट, ये लो बायर के राइट, ठीक है। सारी रेमेडीज प्रोवाइड की हुई है उन्होंने साथ साथ, कि अगर ये ब्रीच होता है तो ये मिलेगा दूसरे को रिलीफ, और अगर ये पार्टी ब्रीच करती है तो इसका रिलीफ ये। सो दिस इज अ सब्सटैंटिव लॉ, दिस डिटरमिन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, ठीक है। अभी तक कोई कंफ्यूजन? चलिए लेट्स प्रोसीड। देर इज अ डिस्कशन जो हम राइट सोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, इवन दो दिस इज समथिंग दैट इज आई हैव नॉट सीन एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस। एक क्वेश्चन आपको आते हैं दैट वेदर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और वेदर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, ठीक है। ये जो मैं आपको गुड्स की डेफिनेशन कराऊंगी वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। कभी आपने लॉ के टाइम भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हो, सेल ऑफ गुड्स के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क के अंदर क्या डिफरेंस होता है? चलो नहीं भी पढ़ा तो इट इज ओके। दिस टाइप ऑफ डिस्कशन वी विल बी डूइंग आफ्टर आई फिनिश सोगा, उसके मैं दो क्लासेस के अंदर सारा कराती हूँ, ठीक है। वी study from the GST laws as well, even though it is not a part of the syllabus, मुझे लगता है ये way too beyond है, but this is important for us, so we will do it, ठीक है। किसी पुराने बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था कि मैम वो वाले लेक्चर्स आपके मिस हो गए, सो आई वाज जस्ट लाइक कि मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं, पहले नहीं कवर करेंगे उसको, बाद में करेंगे जब आपको समझ आ जाएगी सेल ऑफ गुड्स है क्या, इट विल बी इजी फॉर यू टू
relate this particular transaction with some other things like what is a contract of work, how it is different from contract of sale, वो सब बाद में करेंगे. ठीक है. Okay. ओके कह रहे हैं कि वाई वी यूज द वर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट और यहाँ पे क्यों नहीं. वो याद आ जाता तो हम कर देते बट देन वी थॉट इसको बदलो. याद नहीं आया हमें. और कोई लॉजिक नहीं. ठीक है. मैं वही कह रहा हूँ, कहा लॉ ही चेंज करो, छोड़ो इसको क्या है. अब तो इट्स अ चैलेंज टू इवन मेमोराइज द नेम्स एंड राइट इट करेक्टली. दो बार देखना पड़ा लिखा सही है कि नहीं लिखा है ना. पहले तो रटे हुए थे नाम. ओके. प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं. द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. दिस इज एन एक्ट टू डिफाइन. This is an act to define and amend the law relating to sale of goods. The moment I see this, that means कुछ ना कुछ laws prevalent थे. ठीक. Now कैसे prevalent था? मैंने अभी आपको बताया सोगा पहली बार 1913 में नहीं बना. Sales of goods को लेके जो law था वो already exist करता था कहाँ पे? ICA में. राइट. तो दैट इज वाई दे आर यूजिंग द वर्ड कि ये एक्ट हम इसलिए बना रहे हैं टू डिफाइन डेफिनेटली द न्यू टर्म्स दैट वी हैव इंक्लूडेड, राइट, द न्यू राइट्स एंड लायबिलिटीज दैट वी हैव इंक्लूडेड एंड अमेंड wherever required the law relating to sale of goods. ये इसलिए है define and amend because we were already having the law which was contained in ICA. ठीक है. उसी को ही दोबारा मॉडिफाई करके हमने एक सेपरेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन जो है वो बना दी है इन द ईयर 1930. आपका भी काम बढ़ाना था ना. और okay, where it is expedient, that is convenient to define and amend the law relating to the sale of goods, it is hereby enacted as follows. Right, let's see this. हिस्ट्री मैं लिखवा देती हूँ आपको अभी. Short title, extent and commencement. This act may be called the Sale of Goods Act 1930. इंडियन वर्ड हटा दिया है. किस अमेंडमेंट ने हटाया है ये कर लेना. दिस कुड बी अ प्री क्वेश्चन. हाँ जी, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए. राइट. नाउ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. 2019 की अमेंडमेंट है. सो नाउ इट इज एक्सटेंडेड, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू द यूटीज ऑफ JNK एंड लद्दाख. ठीक है. एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 जुलाई 1930. ये आपके प्री के क्वेश्चंस हैं. ठीक है. ऑल राइट. नाउ हिस्ट्री में आपको 10 मिनट में लिखवा रही हूँ. डिक्टेशन पार्ट है, बोरिंग पार्ट है, कुछ ऐसे लर्न करने वाली बात नहीं होती. जस्ट रेफरेंस की एक्ट आया कैसे था. उससे पहले वी विल डू टू डेफिनेशंस. ये हम डेफिनेशंस पढ़ते तो चलो बाद में है, बायर एंड सेलर, बट इसका थोड़ा सा मीनिंग पहले समझते हैं. जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स दो ही लोग हैं उसमें, सेलर एंड बायर. ठीक. सेलर कौन है और बायर कौन है, इन्होंने बहुत डेप्थ में डेफिनेशन दी हुई है. मतलब पढ़ के आपको लगेगा हमें तो कोई डिक्टेशन या समझने की जरूरत नहीं थी. तो लेट्स सी. बायर, बायर हु बाइज, और someone who agree to buy the goods. Very good. एंड सेलर भी देख लो. सेलर को भी देख लेते, इधर कहीं होगा. 213 है ना. मीन्स पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल गुड्स. ओके. मतलब इन्होंने वो भी टाइम नहीं लिया. जब कई बार हम सवाल पूछते हैं किसी से तो अगला वो बंदा यही बोलता है ना, हाँ जी ऐसे ही. मैं समझ नहीं आई तो दोबारा वो दैट पर्सन इज प्रोसेसिंग इन द ब्रेन की इसका आंसर क्या था. हाँ जी तभी निकलती है. तो ये उतना टाइम भी नहीं लिया है ना डेफिनेशन को पढ़ने में हमने. लेट्स सी. बायर हु बायर्स एंड सेलर हु सेल्स. ओके. बट इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया. इन्होंने कहा कि ये जो डेफिनेशंस है ना, हम तो डिफाइन कर रहे हैं but it will always be subject to the context or the subject in which it is used. तो अगर आपको कहीं लगे कि जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये सही नहीं बैठ रहा है तो आप इसको बदल लेना. ठीक है. अब जब इन्होंने दो चीजें इसमें यूज कर दी, सेल्स और एग्रीज, सिमिलरली बायज और एग्रीज, यहां से बट इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज हमें सजेस्ट कर दी कि या तो सेल हो गई, you went to the market, you bought a watch, सेल हो गई, end of the story.
मैंने कंसिडरेशन पे की एंड आई टुक द वॉच, सेल इज कंप्लीट, सो दैट मीन्स दैट पर्सन सोल्ड एंड आई बॉट। ठीक है, तो ये हो गया सेल। ठीक, जब वर्ड आता है एग्री, मतलब अभी सेल हुई नहीं है, दिस इज एग्जीक्यूटेड, राइट, एंड दिस इज अभी सेल नहीं हुई। अभी जैसे मैंने फोन पे पूछा कि इस वॉच का प्राइस क्या है और आप बेस्ट डिस्काउंट क्या ऑफर करेंगे, तो उसने कहा कि इस पर्टिकुलर वॉच को ना अभी मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे ओनली देन आई विल। ठीक है, और ये आपको इस रेट के ऊपर मिल जाएगी। तो मैंने उससे दोबारा पूछा आपके स्टोर पे पड़ी हुई है वॉच, उसने कहा नहीं, मुझे मंगवानी पड़ेगी, मेरे पास नहीं है वॉच, मुझे किसी होलसेलर जो भी है कहीं से भी मुझे मंगवानी है, इस कंपनी से मंगवानी है, वट। तो आपने कहा कि ठीक है, आप फिर मुझे मंगवा देना ये वॉच। सो दिस इज एग्रीमेंट। क्यों ये एग्रीमेंट है? आपको ये भी एक सेंस में लगा होगा कि आपने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया, बट द थिंग इज दैट पर्सन हैज टू, जिसने मंगवानी है उसको पहले खुद भी तो उस पर्टिकुलर आइटम का ओनर बनना जरूरी नहीं है। ही मस्ट ओन दैट थिंग फर्स्ट, ओनली देन ही कैन ट्रांसफर मी। जो चीज किसी की है ही नहीं, सेल कब होती है? जो इसका था, इस पर्सन का, वो उसने मुझे दे दिया, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तभी सेल है। बट जब हम कह रहे हैं, मैंने कहा कि मेरा ऑर्डर प्लेस कर लो और तुम मुझे मंगवा देना, उसने कहा मेरे पास नहीं है बट हाँ मैं मंगवा के दूंगा आपको, तो आज सेल कैसे हो सकती है? ही हिमसेल्फ इज नॉट द ओनर, हाउ विल ही ट्रांसफर मी द ओनरशिप ऑफ दैट वेरी वॉच? तो देयर विल बी नो सेल। तो दैट मीन्स हम जब सोगा करेंगे हम दोनों तरीके से देखेंगे इस चीज को, या तो हम सेल कर रहे हैं वेयर द पर्सन हैज सोल्ड एंड आई हैव बॉट, या हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक, ये एग्जीक्यूटरी है, मतलब अभी सेल होना बाकी है। क्लियर? आज के बाद दो चीजें याद रखनी है हमेशा। व्हेन आई यूज द वर्ड प्रॉपर्टी, तो लिमिटेड इंटरेस्ट भूल जाना है। आई एम टॉकिंग द वर्ड प्रॉपर्टी इन अ जनरल सेंस। दूसरी चीज, whenever I am using the word contract of sale, ठीक है, I might be talking of sale, I might be talking of agreement, ये टर्मिनोलॉजी है पूरे एक्ट के अंदर। तो जब भी मैंने वर्ड यूज किया ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने कह दिया सेल हो गई। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज इंक्लूसिव ऑफ टू थिंग्स, सेल, एग्रीमेंट। ये चार्ट हमेशा दिमाग में रखना है अपने, बिकॉज सारी प्रोविजंस के अंदर दे हैव यूज्ड द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हो एग्रीमेंट रहा है। ठीक है, आप क्योंकि जब आपको ये लगेगा ना सेल हो गई, तो मैं अगर आपसे पूछूं पहली वाली सिचुएशन में कि सेल हुई है, मैंने गाड़ी खरीदी, और ये बताओ कि व्हेन डिड द ओनरशिप ट्रांसफर्ड, तो आज जवाब होगा आपका आज से ही। कितनी बड़ी बात है, मतलब मेरा राइट है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, मेरे राइट्स क्रिएट हो गए इसके ऊपर, आई हैव बिकम द ओनर। ठीक है, बट जब मैंने अभी आपको कहा एग्रीमेंट, ठीक है, तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने सपोज मुझे पता चला कि उसने उस पर्टिकुलर कंपनी से मंगवा के देनी है मुझे, आई वेंट टू द स्टोर डायरेक्टली जहां से उसने हेडक्वार्टर्स जो भी कंपनी से मंगवा के देनी थी, मैंने कहा कि मेरा इस बंदे के साथ एग्रीमेंट हो रखा है, मुझे डिलीवर कर दो, तो मैं गलत कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज माई एग्रीमेंट वॉज विद दिस पर्सन, अभी सेल ही नहीं हुई है, आई हैव नॉट बिकम द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर गुड, पहले इसको ओनर बनना जरूरी था, ओनली देन ही वुड हैव ट्रांसफर्ड मी द ओनरशिप, राइट। तो हमें सारे सोगा के अंदर ये बहुत बार ढूंढना पड़ता है कि आखिर में एक पर्सन ओनर कब बना। तो उसके लिए हमें ये जानना हमेशा जरूरी होता है कि वो सेल थी या एग्रीमेंट है। अगर तो वो सेल है तो वो आज ही ओनर बन गया, राइट, तो फिर वो आगे किसी और को ट्रांसफर करे, क्योंकि ओनरशिप आपके तक नहीं खत्म होगी ना। सपोज मैंने आगे प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी, मैंने वॉच खरीदी, मैंने गिफ्ट करनी थी, तो इफ आई हैव बिकम द ओनर आई कैन परफेक्टली गिव द टाइटल टू द अदर पर्सन बाय गिफ्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं आज ओनर नहीं हूं, तो फिर प्रॉब्लम अगले को भी आएगी, मैंने आगे गिफ्ट कर दी, ना मेरा टाइटल परफेक्ट ना उसका टाइटल परफेक्ट, राइट। सो
या तो हम सेल पढ़ेंगे या हम एग्रीमेंट पढ़ेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कैसे, किस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं. बट इन सोगा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इट माइट बी अ सेल, इट माइट बी एग्रीमेंट टू सेल. क्लियर है? डन. बट आई एम फ्री टू यूज दीज. सेलर, तो मतलब यहाँ उसने एग्रीमेंट किया है या उसने सेल किया है. बायर, या उसने आज एग्रीमेंट किया है या उसने बाय किया है. क्लियर हो गया? ये बेसिक है. ठीक. फिर मैंने एक चीज आपको और बताई, दैट डेफिनेशन को हमेशा ये वाला मीनिंग, एग्रीज और बाइस, हमने कहा ये डेफिनेशन है. बट आजकल के टाइम पे ये डेफिनेशन सही नहीं बैठती है. वन हु बाइज और वन हु एग्रीज. सपोज आपने एक ऑनलाइन चीज ऑर्डर की, क्लियर, और उससे आपने सेलर से बात कर ली फोन पे. आपने कहा देखो, आपका ये प्रोडक्ट जो है वो ये कहता है कि ऑन ट्रायल बेसिस, मतलब पहले आई विल यूज द प्रोडक्ट, इफ आई लाइक इट देन आई विल मेक अप माई माइंड टू बाय. तो सेलर ने पूछा फिर मैं आपके घर पे भिजवा देता हूँ. आई सेड यस. वो मेरे घर पे आ गया प्रोडक्ट. तो सबसे पहले जब मैंने ये डेफिनेशंस पढ़नी शुरू की तो मुझे तो अपना स्टेट ऑफ माइंड कहीं नहीं दिखा. ना ही मैंने खरीद लिया उसको, ना ही आई हैव एग्रीड टू बाय. क्योंकि एग्री तो बात की बात है, पहले आई, दिस इज ऑन ट्रायल बेसिस, आई हैव टू ट्राई इट फर्स्ट. इफ आई लाइक इट ओनली देन आई विल बाय. सो वेयर डू आई स्टैंड? नोवेयर. तो अगर आप कहें कि आई हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द सेलर, गलत हो जाएगा, बिकॉज आई हैव नॉट एग्रीड टू बाय. ठीक है, ये भी गलत. आई हैव नॉट बॉट इट, इट इज ऑन ट्रायल बेसिस फॉर 5 days. और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर मैंने 5 दिन के अंदर उसको मना कर दिया तो ठीक है, कभी सेल हुई ही नहीं. अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया 5 दिन के अंदर अंदर उसको फोन करके, ठीक है आई लाइक इट, तो उस दिन से सेल होगी, राइट. या 5 दिन बाद उसको फोन करके बता दिया फाइन, आई एग्री टू बाय, मुझे नया पीस भेज दो, वॉट एवर. तो उससे हमारा राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटर्मिन होंगे. बट जैसे आज अभी वो प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, अभी आई एम नॉट द बायर, तो हम तो इस डेफिनेशन के अंदर फिट ही नहीं हुए. वाई? बिकॉज द प्रोडक्ट जो उसने भेजा दैट वाज ऑन ट्रायल बेसिस. क्लियर? तो उसमें आप पहले दिन से ना ही एग्रीमेंट करते हैं ना ही सेल करते हैं. बट आई कैन कॉल माई सेल्फ बायर. किस सेंस में? क्योंकि डेफिनेशन के स्टार्टिंग में लिखा था कि अगर आपको ये डेफिनेशन सही लगती है आपके सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट के साथ तो सही है, नहीं तो जो फिट होती है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए. तो मेरे अकॉर्डिंग आई हैव ऑर्डर्ड अ पर्टिकुलर आइटम, राइट, बट आई हैव नॉट एग्रीड टू बाय, आई हैव नॉट बॉट, तो आई विल बी अ प्रोस्पेक्टिव बायर. ठीक है, समझ आया ये कॉन्सेप्ट कि क्यों ये डेफिनेशन के स्टार्टिंग में लिखते हैं, इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि हो सकता है कि जब जो हम नहीं, तो क्या होगा, आप तो हमेशा इस चीज के ऊपर, हमारी इंटरप्रिटेशन के ऊपर लड़ाई होती रहेगी कि बायर तो यही होना चाहिए था, जिसने खरीद लिया या जिसने एग्रीमेंट कर लिया. बट नाउ इन माई पर्टिकुलर थिंग आई हैव नॉट एग्रीड, आई हैव नॉट बॉट, तो फिर क्या स्टेटस है? तो देन इट विल बी अ प्रोस्पेक्टिव बायर. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, सो ये थोड़ा सा हमने स्टार्ट ऑफ कर लिया. तो नाउ वी नो इन सोगा वी आर डीलिंग विद सेल, वी आर डीलिंग विद गुड्स. गुड्स तो करने हैं अभी, व्हाट इज द डेफिनेशन. बट वी नो वन थिंग फॉर श्योर, दैट प्रॉपर्टी एक जनरल प्रॉपर्टी है, दैट इज द ओनरशिप, राइट. एंड जब भी हम वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यूज कर रहे हैं, या सेल हो रही है या एग्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, द वर्ड सेल इंक्लूड्स सेल एंड एग्रीमेंट. ओके, अब हिस्ट्री लिखिए. बच्चे, द थिंग इज, इफ आई से कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ना, दिस विल डिस्टर्ब एवरीथिंग, ऑनेस्टली. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अभी आपने मेरे साथ ऑनलाइन, मैंने समझाया सिर्फ ये वर्ड समझाने के लिए और इसका स्कोप समझाने के लिए है, राइट. उनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज अभी शुरू होंगी, वहां पे सारा पढ़ेंगे. ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने भी केटर किया हुआ है अंडर सेक्शन 24. ठीक है, वो सारा करेंगे डिटेल में.
इस सब्जेक्ट के साथ अब मैं बहुत पक्की हूँ, मैं इधर उधर नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि इस सब्जेक्ट ने एक बार मुझे बड़ा तंग किया। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पहली बार तो मुझे स्टैम्प पैड मिला था पढ़ाने के लिए, जो मैंने खुद कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं, बट होता है ना, फर्स्ट टास्क इन हैंड, है ना, तो बड़ी खुशी से हुई मुझे कि चलो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट भी मैं बोल सकती हूँ वैसे इस चीज़ में। तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैंने पीएचडी कर ली और सर ने मुझे कहा आप ना स्टैम्प पैड पढ़ाए, बहुत खुशी से पढ़ाया, दिल से पढ़ाया स्टैम्प पैड। फिर उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया बहुत ज़्यादा, बच्चों ने बहुत एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एंड आई फेल्ड मिजरेबली वाइल टीचिंग सोगा इन द वेरी फर्स्ट क्लास। मुझे समझ ही ना आया मैं शुरू कहाँ से करूँ। आई वॉज प्रिज्यूमिंग समथिंग, ये तो पता ही होगा ना। अब मैंने कितनी बार यहाँ पे एक चीज को रिपीट किया, बहुत बार, उन बच्चों के लिए भी किया जिन्होंने मेरे साथ टीपीए, लिमिटेड इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है। वहां से आई लर्न नेवर, एक तो ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना, दूसरी चीज नेवर प्रिज्यूम कि ये तो इनको पता होगा। आप पेपर में भी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ, अपने आप को बचाने के लिए, व्हाई यू टेकिंग इट टू योरसेल्फ, राइट। पेपर में भी हम यही गलती करते हैं जब नंबर कम आते हैं। हमें लगता है एग्जामिनर ने पूछा, ये थोड़ा ना बताने की, ये तो उसको पता होगा ना, इफ इज आस्किंग द क्वेश्चन, ये रेफरेंस नहीं देना है। यहाँ पे हम गलती करते हैं, वी डोंट रेफर, कि तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, ठीक है। वो हमारे घर आएगा और कहता है क्या लिखा है ना, आई एम डिसअपॉइंटेड, प्लीज, ऐसे तो नहीं होगा। सो वी हैव टू टेल दैट पर्सन एवरीथिंग जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। वी जस्ट हैव टू शो ऑफ, दैट्स इट। तो ये मैंने पहली क्लास के अंदर सीखा था कि ऐसे नहीं करना है। मैंने पता पहला क्लास क्या शुरू किया, मैंने सोचा अपनी तरफ से कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पढ़ाना है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क के साथ इसको करते हैं। तो मैंने सेल ऑफ गुड्स तो छोड़ो, क्या कंपैरिजन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में। ये नहीं कह रही हूँ गलत, बट देन समटाइम्स द राइट थिंग कई बार सही जगह नहीं जाती है, क्योंकि हमारी टाइमिंग गलत थी, सीक्वेंस गलत हो गया उस चीज का। पेपर में भी, मेंस के पेपर में भी आपका यही हाल होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं प्रैक्टिस कर लो बार बार। वन पर्सन हु इज राइटिंग मेंस, इट इज नॉट दैट कि उस बेचारे को लॉ नहीं पता है, ही हैज स्टडीड सो मच, प्री पेपर क्लियर किया हुआ, तो मेंस तो आता ही है ना उसको। इट्स जस्ट दैट एवरीथिंग इज नॉट इन सीक्वेंस, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया उस चीज को, तो आप ऐसे फेल होते हैं मिजरेबली। एंड देन फिर मुझे सर ने बैठ के समझाया, क्या आज आपने क्या पढ़ाया। मैंने कहा सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। बट देन सर टोल्ड मी नहीं करना, इनको तो पहले सेल समझाओ, आप प्रिज्यूम क्यों कर रहे हैं कि इनको सेल आता है। सो देयर आई लर्न कि नहीं, हमेशा ए से भी कोई पहले वाली बात है तो पहले वो बतानी है, फिर जाके ए पे आना है। सो यस यू लर्न, ठीक है। तो ये मुझे नहीं भूलता कभी भी वो सब्जेक्ट, देख लो इसमें मेरा रजिस्टर भी है, नहीं तो आई एम ऑलवेज कैरिंग दो शीट्स ना, तो क्योंकि ये डेडिकेशन से रजिस्टर बना था, यहाँ पे पहला पहला मटेरियल था ना। ओके, सो राइट डाउन द हिस्ट्री। towards the end of 19th century towards the end of 19th century, the process of commercial codification, the process of commercial codification began in England. Towards the end of 19th century, the process of commercial codification began in England, which was finally completed by which was finally completed by Sir Mackenzie Chalmers. This is Mackenzie. Chalmers. This is Chalmers. Chalmers. He drafted three important statutes. He drafted three important statutes. Bills of Exchange Act. नाउ हमारे इंडिया में बिल ऑफ एक्सचेंज किसका पार्ट है?
एनआई का, ठीक है, एनआई का पार्ट। He drafted three important statutes: Bill of Exchange Act 1882, Sale of Goods Act 1893, and Marine Insurance Act 1906. Okay, I'll repeat. The Bill of Exchange Act 1882, Sale of Goods Act 1893, and Marine Insurance Act 1906. Okay, this was general history with respect to the English sale of goods, right? Now let's proceed further. In India, in India, the provisions relating to sale of goods. In India, the provision relating to sale of goods were made part of Indian Contract Act, were made part of Indian Contract Act, and were provided in section and were provided in sections 76 to 123. सेक्शन 76 टू 123। ये प्री का सवाल है कि आईसीए में जो सोगा की प्रोविजंस थे वो कौन से सेक्शन नंबर का रेंज ऑफ चैप्टर 7, ये भी प्री ऑफ चैप्टर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये वो वाला पार्ट है जिसको देख के बहुत खुशी मिलती है, इतनी प्रोविजंस रिपील्ड, वाह वाह वाह। 76 से 75 पढ़ के बड़ी खुशी मिलती है, सीधा 124 पे, वेरी गुड, है ना, खत्म होने वाली फीलिंग आती है। ओके, the provisions under chapter 7 of ICA, the provisions under chapter 7 ICA were found to be inadequate to cope up with to cope up with new developments to cope up with new developments and trends in trade and business. In order to remedy this, in order to remedy this unsatisfactory, in order to remedy this unsatisfactory state of affairs, Sales of Good Act, Indian Sales of Goods Act, Indian Sales of Goods Act was enacted and was enforced on 1st July and was enforced on 1st July 1930. To define and amend the law, to define and amend the law relating to sale of goods, relating to sale of goods. The act included elaborated rules. The act included elaborated rules relating to delivery, to the carriers जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना गुड्स, to carriers comma stoppage in transit। अभी लिख लो, कुछ नहीं समझ आएगा, but we will explain, I'll explain later. Stoppage in transit,
relating to delivery to carriers, comma, stoppage in transit, and auction sales. And auction sales. Clear? It is to be noted, it is to be noted that the present Sale of Goods Act 1930, it is to be noted that the present Sale of Goods Act 1930 does not enact a new law, does not enact a new law. It is clear from the preamble, preamble पढ़ के एक बार clarity मिल गई ना, that this is not a new act. It is clear from a preamble and section 2 clause 15 of SOGA. Section 2 clause 15 of SOGA ICA is a parent act. ICA is a parent act and lays down the general principles and rules. It is a parent act and lays down general principles and rules relating to all kinds of contracts, relating to all kinds of contracts, including the contract of sale of goods, including the contract of sale of goods. But in case any provision is inconsistent, but in case any provision is inconsistent with the principles and rules expressly provided for in SOGA, then the provisions of SOGA will prevail. Then the provisions of SOGA will prevail. In SOGA, then the provisions of SOGA will prevail. ठीक है, तो वैसे तो ICA अप्लाई करता है, साथ साथ अप्लाई करते हैं दोनों. But in case there is any provision in ICA which is inconsistent with the express provisions of SOGA, then SOGA will prevail. ठीक है, सोगा से याद आया, इस वर्ड से मुझे एक दिमाग में बात आई, देन आई थॉट दैट आई शेयर विद यू. पेपर में एक चीज क्या करनी है, बिकॉज किसी बच्चे ने ना आरटीआई फाइल करके अपनी मेन शीट्स करवाई थी, तो उसमें ना जो नंबर बार बार एग्जामिनर ने क्या किया है कि जो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, सो व्हाट द एग्जामिनर हैज डन, उसने पूरा सर्कल आउट कर दिया है. ठीक है, इसको मैं भी अपने आप को करेक्ट करने के लिए आपको बता रही हूँ. वी थॉट अर्लियर कि अगर आप सिविल लॉ 1 का पेपर दे रहे हैं, सिविल लॉ 2 का दे रहे हैं और क्रिमिनल का पेपर दे रहे हैं, तो आपके पास जब भी वो एक्ट का नाम पहली बार आ गया, जैसे सपोज 1 के अंदर सीपीसी पहले क्वेश्चन में आ गया, तो देन यू गुड टू गो फॉर द होल पेपर. दिस इज नॉट द थिंग, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट नाउ. ठीक है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हरियाणा हुआ है, उन्होंने स्पेसिफिकली एक बच्चे की आंसर शीट में लिखा दिस हैज टू बी क्वेश्चन स्पेसिफिक. तो मतलब जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ सीपीसी का, उसमें आपने लिख दिया हेयर एंड आफ्टर रेफर्ड एज सीपीसी, फिर उस क्वेश्चन में सीपीसी लगा सकते हो. ठीक है, फिर जब सेकंड क्वेश्चन में सपोज कॉन्ट्रैक्ट आया, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, थर्ड फिर सीपीसी आया, तो फिर आपको दोबारा एक बार सिविल प्रोसीजर कोड ब्रैकेट में हेयर एंड आफ्टर रेफर्ड एज सीपीसी. सो दैट थिंग, रेफरेंस वाली थिंग, इट ओनली स्टेज टू अ पर्टिकुलर आंसर, नॉट थ्रू दी होल पेपर. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रख लेना. जो जो गलतियां सामने आ रही हैं वो तो हम इनकॉपरेट कर ही सकते हैं ना, बाकी तो भगवान है ही, सबके लिए है ना. राइट, ओके. So we wrote down is expressly provided in the particular act, right? This is also clear from
This is also clear from section 3. This is also clear from section 3 of Soga, which provides that the unrepealed provisions of ICA, if are consistent with the provisions of SOGA, then can be applied further. Section 2 clause 15 provides that the words not defined in SOGA but defined in ICA, can be assigned the same meaning. ठीक है, तो कई बार आईसीए के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना है वेदर इट्स अ पेरेंट एक्ट, तो ऐसे सिर्फ जनरल नहीं होता है, यू हैव टू सपोर्ट इट विद द प्रोविजंस. सेक्शन 3 है, सेक्शन 215 है, प्रीएम्बल है, ये मेंशन करना पड़ता है सपोर्ट में. आप जनरली एक्सप्लेन करके आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे. यू विल हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद प्रोविजंस. क्लियर है? ओके. इस पूरे एक्ट के अंदर ना आपको, मतलब आप देखेंगे तो आपको पूरा एक्ट दिखेगा, और इसमें इन्होंने ना इलस्ट्रेशंस नहीं दिए हैं. You just go through this act, you will find out one thing. Why no illustrations? ये मैंने एसआरए में भी कराया था आपको, है ना, क्यों इलस्ट्रेशन. हाँ, वो कहते हैं कि कमर्शियली एक तरीके से हमने ये, प्लीज एवरीवन, कमर्शियल एंगल को कवर करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हमने ये सेपरेट एक्ट बनाया. नहीं तो आईसीए के तो अंदर था ही था. जब हम इसको सेपरेट एक्ट बना रहे हैं तो इसके साथ इलस्ट्रेशंस देना जरूरी नहीं है, क्योंकि जज का उससे स्कोप जो है वो बहुत नैरो हो जाता है. ठीक है, फिर हम इलस्ट्रेशन जहाँ पे आ जाती है उनको ये भी पता है, पहले हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं फिर हम मेन पार्ट पढ़ते हैं. ये भी ना हो, है ना. वी शुड रीड द सब्सटैंटिव प्रोविजन फर्स्ट एंड देन द इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि फिर ये ना लगे कि जो इलस्ट्रेशन में लिखा है सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोविजन का स्कोप इतना ही है. सो दैट इज वाई देर आर नो इलस्ट्रेशंस. द ओनली रीजन इज दिस कि जो आजकल के टाइम पे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की एंड ऑन ट्रायल बेसिस के ऊपर, इसीलिए इलस्ट्रेशन. अगर आपको ऐसी इलस्ट्रेशन यहाँ पे ना मिलती बाकी सारे, तो आप कहते कि ये तो इंक्लूडेड ही नहीं है इसमें, because there is no such illustration like that. So that is why they have kept it open कि 1930 का आप देख सकते हैं कैसा एक्ट यहाँ तक हम अभी तक चला पाए हैं, because the terms are very wide. आप अपने हिसाब से जो है वो उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. ठीक है, we'll continue with this in the next class. वो भी इंक्लूड होगा, हाँ जी हाँ जी, 24 में इंक्लूडेड है. उन्होंने वर्ड ही ऐसे किया हुआ है दैट यू आर सपोज टू इंटरप्रेट इट लाइक दैट ओनली. आपको समझ आ जाता है कि हाँ दिस इज द ओपन इंटरप्रिटेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर. दे हैव स्पेसिफिकली कवर्ड दैट इफ द गुड्स वर सोल्ड ऑन ट्रायल बेसिस एंड ऑल, सो उसमें आ जाता है. थैंक यू सो मच ऑल, सी यू बच्चे. ओके, बाय बाय, टेक केयर. Muskan, no short form of section. Section has to be written complete. Okay.